सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहां जाएंगे? फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, आईएमएफ। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब आईएमएफ पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे स्ट्रेटजी, अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर। लेकिन शायद मेरा ख्याल इस वक्त आप, जो मुझे इसमें लग रहा है कि आप सिर्फ इस वक्त अमेरिका की साइड पे आना चाहते हैं, क्योंकि और आपके पास चॉइस भी कोई नहीं होगा। अब दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका आज क्या फील कर रहा है। अमेरिका आज लीडरलेस है, होपलेस है, वीक है, और उसके हालात ही नहीं है दुनिया में अपने आप को एंगेज कर पाए। दुनिया के अंदर जो सोल सुपर पावर का स्टेटस है, वो स्टेटस इज कंप्लीटली ब्लैक राइट नाउ। ये सारा डिसाइड होगा इलेक्शन के बाद। इस वक्त दो चीजें, बल्कि सेंसिटिव बात बताना चाहूंगा। अमेरिकन ने जो पढ़ना छोड़ दिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा किसका है? भारत का। वो भी चीमा साहब, इस वक्त इनके आईवी लीग स्कूलों में और हर जगह पे सिर्फ बच्चे कौन देखे जा रहे हैं? चाइनीज और इंडियन। अब ये अपने सेंसिटिव मैटर्स तो चाइना को नहीं देंगे, रशिया किसको देंगे? इनके पास चॉइस ही कोई नहीं। इस वक्त जितने इनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है सारी इंडियन कंपनीज के पास। दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस बिसाइड्स यूजिंग द इंडियन डायस्पोरा और इंडियन माइंड, क्योंकि ना रशिया के पास जा सकते हैं, ना कुछ। अपने बच्चे पढ़ते हैं, अपने बच्चे पढ़ते हैं, लिबरल आर्ट अभी तक पढ़ रहे हैं, लिबरल आर्ट। हिस्ट्री लोग हॉबी के तौर पे पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर एज अ हॉबी पढ़ते हैं। साहब, उस खित्ते के अंदर बिल्कुल नई ग्रुपिंग हो रही है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका और वेस्ट को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। तीन चीजों पे आज बात करना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले कि एससीओ जो कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी नेटो समझी जाती है, एंटी वेस्ट चाइना उसको इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में चाइना ही ने ये सारी कोशिश करके एससीओ को वहां पे उसका इनेकाद किया। क्या उससे पाकिस्तान तन्हाई से बाहर निकल पाया है? पहला उसका जो अहदाफ था, पहला टारगेट था, क्या इट वाज अचीव्ड? दूसरी चीज है रशिया। इस वक्त क्या रशिया ब्रिक्स को, ये भी एक एंटी और एंटी नेटो और एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रशिया अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस खिते के अंदर? तीसरी बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब का एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। क्या वो इफेक्टिव है? चौथा सवाल इससे ये होगा कि इस नए इत्तेहाद से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी अमेरिका की नजर में, और चाइना के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, जब हमेशा पाकिस्तान ने अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को, जब जियोग्राफिक लोकेशन को कैश कराने की कोशिश की है, क्या वो मजीद बढ़ेगी या कम? इन चीजों पे बात करें। सबसे पहले एससीओ से शुरू करते हैं। एससीओ में कई नई चीजें आई, कई कहते हैं कि आई स्टार्ट मेल्टिंग, कई डायलॉग हुए उसके ऊपर। जाती दफा मैं आज फिर दोबारा मेरे जहन में वो फिक्रा गूंज रहा है डॉक्टर जयशंकर का कि पीस बिफोर ट्रेड, क्योंकि 3800 किलोमीटर का एक जो बॉर्डर है चाइना इंडिया के साथ, उसका उन्होंने तनाजा अपना ठीक किया है। 52 दफा उनके ट्रूप्स मिले थे, उनकी टाक्स हुई थी, उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना, और फिर उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना, नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। और क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्या दे हैव अ विल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? कैन दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त कहते ना कि जिदे दाने उदे बाल भी सियाने। इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास,
एंड वर्ल्ड कैन सी इट, वो दुनिया को दिखा रहे हैं। 6 डिप्लोमेट्स को निकाला गया, उनको टेररिस्ट, उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया गया बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। ये उसका जवाब आ गया, ये उसका जवाब आ चुका। इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, इलेक्शन। बाबा बाइडेन को कोई पता ही नहीं है कहाँ है, कहाँ किस बंकर में बैठा है, किस बेसमेंट में है, किस बीच पर बैठा है, हॉस्पिटल में है, घर है, कहाँ, किसी को। आज अमेरिका को मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं पूरी दुनिया से, बल्कि बिलखसूस अमेरिकन से, आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं, पुतिन इसका फायदा उठा रहे हैं, अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया। भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश न करें। तो चीमा साहब, इस पे नई ग्रुपिंग है, नई ग्रुपिंग आ रही है, इस पे पाकिस्तान का हो सकता है ये लौटा लपड़ा कुछ सुन रहा हो तो कह दिया आजकल किताबें कौन पढ़ता है, इंटरनेट पे हो रहा है। और इंटरनेट तुम कर सकते हो कुछ इस इंटरनेट पे तो इंग्लिश में होता है सारा कुछ। तुम्हारी तो ट्विटर भी उर्दू में होती, तुम तो जिहाद कर रहे हो ट्विटर में, वो भी उर्दू में कर रहे हो। किताबें नहीं खरीद रही कि ठीक है ऑनलाइन को 4 फिक्रे इंग्लिश में लिख सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर में प्रेडिक्ट अभी कर देता हूं। तो चीमा साहब, जिस शहर में, जो लाहौर पाकिस्तान का कल्चरल एंड लिटरेचर का गढ़ समझा जाता है, वहां पे बुक फेयर के अंदर सिर्फ 35 किताबें थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एशिया न्यूज नेटवर्क वालों ने इसका इंकशाफ किया। कभी ये 346 लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि इस अंधी कौम और कानों से बहरे लोगों का हम क्या करेंगे? तुम तो अपने बच्चे पढ़ा रहे हो लंदन में, तुम तो पिक करते हो, तो एचिसन के चीफ जस्टिस पिक करते हो भाई, काजी फयाज ईसा की भी डिग्रियां सारी बात की थी। इनको क्या पता है कि पाकिस्तान को किस तरह बचाना है, जिन ना खुद अब तालीम इन्होंने हासिल की है यहां पाकिस्तान से, ना इनके बच्चे यहां पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। इनको क्या पता पाकिस्तान के फैसले किस तरह करने हैं, क्यों करने हैं, क्या वजह? चले बनाएंगे, रिचमेंस क्लब है, चंद 5,000 लोग हैं मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो आपके किस्मत के फैसले कर रहे हैं, लेकिन उनमें पाकिस्तान को बचाने के लिए यू नीड अ पाकिस्तानी पर्सन, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ, जिसके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, जिनके बाहर के स्कूलों। मैं चीमा साहब अल्लाह कह देता हूं, आज आप स्क्रूटनी कर रहे हैं लंदन, अमेरिका और दुबई की फ्लाइटों पे, आप इसी से सारा को आप कटिए। सिर्फ इन 3 शहरों की फ्लाइटों को आप कंट्रोल कर, इन पे फ्लाई करके बाहर कौन छोड़ दे, बाकी चीज बाकी सोसाइटी को आपने किस तरह कंट्रोल, ये 3 फ्लाइटें चेक कर लें, सिर्फ इस पे जोर लगा कि आप लंदन नहीं जा सकते, लंदन के अकाउंट सारे बंद हैं, आप दुबई नहीं जा सकते। चीमा साहब 2023 के अंदर 8,000 नई पाकिस्तानी कंपनियां दुबई में रजिस्टर हुई, वो पकौड़े तल रही है वहां पे बैठ कंपनी, इतने सारा पैसा जा रहा है सर लीक, और आपकी मदद एजेंसियों की सारे सुन रहे हैं, फोन उनके सुनते हैं सारा दिन। चीमा साहब जहाज उड़ते रहे हैं, डॉलरों के थैले भर भर के स्पेन जाते रहे, जहाज उड़ते रहे। चले चीमा साहब, जो कौमें आगे बढ़ती हैं, छोटी सेल्स करना चाहूंगा चीमा साहब, आपके यहाँ पे एक फिक्शनल बच्ची का रेप बनाया गया है, जिसकी अभी तक माँ, जो एक जाली माँ भी उसकी आई थी, उसने कहा मेरी बच्ची रेप हो गई, उसने कहा जी हर माँ, ये पूरे पाकिस्तान की बच्ची थी। इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि बांग्लादेश बना के जला के राख कर दिया, इनकी डेस्टिनेशन, इनकी ख्वाहिश थी बांग्लादेश, वो नहीं हो सका। लेकिन चीमा साहब, इनको मैं 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। फ्रांस के अंदर आपके आर्मी चीफ बाजवा साहब की तस्वीर जिसने वीडियो बनाई थी, वो डिपोर्ट कर दिया गया फ्रांस। दुबई में जिसने उनकी तस्वीर बनाई थी, उसको भी डिपोर्ट कर दिया गया। चीमा साहब, इंग्लैंड के अंदर जिन्होंने वो 3 बच्चियों को मर्डर किया था, चीमा साहब 150 लोगों को सजा हो चुकी है, अदालतें 24 घंटे खुलेंगी, 24 आवर्स सजा देने के लिए। उन्हें लाहौर के एक बंदे पे शक था, अगले उठा के ले गए। पता नहीं आप किस दिन उठेंगे इस ख्वाब से, क्या आप उठ भी सकेंगे या नहीं उठ सकेंगे इस ख्वाब से, जो आपने 1947 में लोगों को दिखाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या आओ इस्लाम देंगे। क्या ये ख्वाब, इस पे आप उठ पाएंगे इस ख्वाब से? अभी तक तो 77 ईयर से सो रहे हैं आप। इज इट टू लेट टू गेट अप? कैन यू गेट अप? हाउ विल यू गेट अप? ये 3 क्वेश्चन है, पता नहीं लोगों को समझ नहीं आ रही है किधर जाना है। हाँ, उसकी मैं उसको कंक्लूड इस तरह करना चाहूंगा चीमा साहब आखिर में, कि जब 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा, उसमें से 1 करोड़ तो बन जाएगा डायस्पोरा, डंकियां लगा के वो यहां पहुंच जाएगा। 2 करोड़ जो होगा वो कोई मुर्शिद ढूंढेगा, क्योंकि स्कूल तो नहीं गया। चीमा साहब, 2 चीजें मैं बचपन में देखता था। मैं जिस शहर में पैदा हुआ था, मैं जब भी उसके बस स्टैंड के करीब से गुजरता था, दरमियान में एक मदारी होता था और आसपास को 300-400 बंदा इकट्ठा होता था, तो सेंटर में बैठ के कह रहा था 100 रुपये दे 500 बढ़ा देता, 100 रुपया दो मैं 500 बना देता। गिद्दड़ सिंगियां बेच रहा होता था, कई डबल शाह बन जाते। इस्लामाबाद नहीं होते थे उस शहर में, लेकिन यहाँ पे 25 करोड़ लोग ही। एक बंदा सियासत ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, चीमा साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया,
प्ले बॉय मशहूर था, उसकी 3-4 किस्म की औलादें हैं, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में फिर रही हैं। सिर्फ उसने एक टीएलपी के वोटों पे डाका मारने के चक्कर में वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आया और वो मुर्शिद बन नाम ही मुर्शिद पा गया। उसने किस तरीके से सियासत से रूहानियत की तरफ गया है और पूरा मुल्क ही अब उस साइड पे चला गया, सारा कंट्री उस साइड। अब अफगानिस्तान वाले भी आपसे डर रहे हैं, वो कहते हुए ये थे देयर टिकट टाउन डाउन, दुनिया परेशान है, एटम बम भी ना पड़ते, बकरे ना चला, काले बकरे ना चलाना है, काले जादू से चला रहे, सारा कंट्री अब काले जादू पे बिलीव करता है चीमा साहब। मैं अगले दिन किसी से पूछा, मैंने कहा ये हकीकत है चीमा साहब, ये हकीकत है कि द मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि लोग देखें जो 3 करोड़ जो स्कूल नहीं जा रहे चीमा साहब, उन्होंने क्या करना, मुर्शिद के पीछे चलेंगे ना, वो चल रहे, इसका कोई मेरे नजर में। लेकिन चीमा साहब इसमें मैं अगले दिन डॉक्टर जयशंकर साहब ने वहां मैंने उनकी वर्ल्ड समिट हो रही थी, वहां पे उन्होंने स्पीच दी है, मैंने उसमें से कई नोट्स वहां से कलेक्ट किए चीमा साहब। फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। तालीम के बगैर कहां जाएंगे, फिर क्या होता है तालीम के बगैर? आपके पेजर ही काफी है आपके लिए, वो फट जाते हैं, बाकी टाकियां फट जाती हैं। 45 हजार लोग उन्होंने गाजरों की तरह मर्डर कर दिए और दुनिया हंस रही है। क्या वजह है कि तालीम की तरफ नहीं जाना। मुर्शिद मौलवी दम करा लो, कट करा लो, वो जिन क्यों नहीं भेजते हो यार? उनको 2-4 जिन भेजो गाजा, कोई 2-4 जिन लेबनान भेजो, जिनों पे जो बिलीव करते हैं तो भेजो उनको। चलो चीमा साहब, ये मेरे ख्याल में लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो नई ग्रुपिंग जिस पे मैं दोबारा उस पर कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि एसईओ भी एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो है, और ब्रिक्स जो है इस वक्त ये सारी चीजें 3 कंट्री के बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। उसकी वजह ये है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी बना लिया है, और उसके बाद वो दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स, और कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जैसा आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा, लेकिन बनेगा किस तरह? वो जहां से कोई पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चलेगा। IMF के अगर चाइना, जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब IMF पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे स्ट्रेटजी? अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर, और इस वक्त ईरान के हालात की वजह से आप हैं उनके कस्टमर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका जो है अफोर्ड कर पाएगा आपको? क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? क्या आप चाइना से टक्कर लेने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप उनका अमेरिकन इंटरेस्ट को उस रीजन में किस किस हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन अब आपके पास सिर्फ चॉइस अमेरिका रह चुका है। डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन ये जो शी जिनपिंग और मोदी साहब की मुलाकात है, वो इसको जारी बात है बड़े एंगल से देखा जा रहा है। अमेरिकन भी जारी बात है इसमें परेशान नज़र आ रहे हैं, और उनको ये है कि अगर चाइना के ही मसले ख़त्म हो गए तो हम वो किधर जाएंगे, ये एक। लेकिन शायद मेरा ख्याल इस वक्त आप, जो मुझे इसमें लग रहा है कि आप सिर्फ इस वक्त अमेरिका की साइड पे आना चाहते हैं, क्योंकि और आपके पास चॉइस भी कोई नहीं होगा। अब दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका आज क्या फील कर रहा है। अमेरिका आज लीडरलेस है, होपलेस है, वीक है, और उसके हालात ही नहीं है दुनिया में अपने आप को एंगेज कर पाए। दुनिया के अंदर जो सोल सुपर पावर का स्टेटस है, वो स्टेटस इज कंप्लीटली ब्लैक राइट नाउ। ये सारा डिसाइड होगा इलेक्शन के बाद। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्विक क्वेश्चन, ये जो डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है, ये आपको लगता है कि इसकी शक्ल बनती नजर आ रही है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं कि हम एक कॉमन करेंसी जो है वो लेके आए। अगर ये आती है तो आपको लगता है कि डॉलर को झटका लगेगा, या क्या आप समझते हैं कि इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी तो सारी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनकी सब कुछ ये भी डॉलर में है? तो हाउ डू यू सी दिस? और ये आपको पता है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को भी चेंज करने जा रहे हैं। उनका ब्रिक्स ने अपनी चीजें चेंज की है, इसमें कोई शक नहीं है, और दिस इज व्हाट द पुतिन इज ट्राइंग टू अचीव, कि वो दुनिया को बताना चाहता है कि वी आर नॉट आइसोलेटेड। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, डॉलर को पहले ही खतरा मौजूद है, तो उसकी वजह यह है चीमा साहब, आपको पता है कि रशिया, चाइना और इंडिया आपस में दे आर ऑलरेडी डीलिंग विद ईच अदर इन देयर ओन करेंसीज। ये बहुत बड़ा, और चाइना ने सिस्टम बना के दिया है। चाइना इज हेल्पिंग रशिया बिग टाइम। यहाँ पे अमेरिकन जब कई दफा इकट्ठे होते हैं तो वो ये इस बात में खुश हो जाते हैं कि चाइना रशिया एक दूसरे के साथ इनके माजी के अंदर रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, लेकिन वो ठीक परमानेंट तो नहीं होंगे ना। जब आपने उनको स्नब करते हैं वे साथ, तो अल्टीमेटली दे आर गेटिंग टुगेदर। तो उसमें चीमा साहब, अगर मेरी नजर में इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि बल्कि मैं जब ब्रिक्स के ऊपर
इंडियन ऑलरेडी इंडिया और डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं कि हम तेल और आर्मामेंट से, हथियारों से और तेल से बियॉन्ड वी वांट टू हैव अ ट्रेड विद रशिया। तो जो उनका सरप्लस पैसा वहां पड़ा था दे आर यूजिंग इट। तो जब यूज होगा तो उससे नीचे क्या आएगा? डॉलर ही नीचे आएगा ऑफ कोर्स। और दूसरा चीमा साहब, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि सऊदी अरेबिया ने जिस दिन ये डिसीजन अपना ले लिया या मिडल ईस्ट ने कि वो विल ट्रेड किसी और करेंसी चीजों में करेगा, ऑयल आ जाएगा उसके बाद, लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट ऑन द रेडार। अमेरिकन दे हैव अपने ही वो चीजों के अंदर वो इतने देखें, जब चीमा साहब कोविड के बाद अभी तक अमेरिका के अंदर अभी भी कोविड सिंड्रोम खत्म नहीं। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि जेन जी जो है, दे डोंट वांट टू गो टू ऑफिसेज टू वर्क, दे वांट टू वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स। कल अमेज़न ने जेफ बेजो को कहना पड़ा है कि यू हैव टू कम टू ऑफिस फॉर 5 डेज अदरवाइज आई विल फायर यू। ये तो अभी तक वर्किंग मोड में नहीं आ रहे। इस वक्त अगर देखिए तो इन्होंने मैथ यहाँ पढ़ना छोड़ दिया। इनोवेशन, इलॉन मस्क कौन है? साउथ अफ्रीका का। यहाँ के तो बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहे। इस वक्त दो चीजें बल्कि सेंसिटिव बात बताना चाहूंगा। अमेरिकन ने जो पढ़ना छोड़ दिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा किसका है? भारत का। वो भी चीमा साहब, इस वक्त इनके आईवी लीग स्कूलों में और हर जगह पे सिर्फ बच्चे कौन देखे जा रहे हैं? चाइनीज और इंडियन। अब ये अपने सेंसिटिव मैटर्स तो चाइना को नहीं देंगे, रशिया किसको देंगे? इनके पास चॉइस ही कोई नहीं। इस वक्त जितने इनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है सारी इंडियन कंपनीज के पास। They don't have any other choice besides using the Indian diaspora or Indian mind, क्योंकि ना रशिया के पास जा सकते हैं ना कुछ। अपने बच्चे पढ़ते ही नहीं। अपने बच्चे पढ़ते हैं लिबरल आर्ट, अभी तक पढ़ रहे हैं लिबरल आर्ट। हिस्ट्री लोग हॉबी के तौर पे पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर एज अ हॉबी पढ़ते हैं। ये आजकल क्योंकि अमेरिका इज बैड प्लेस, वी आर हमास, दे आर बर्निंग अमेरिकन फ्लैग्स, हमास के झंडे लहरा रहे हैं। हालांकि इनको पता ही नहीं हमास के स्पेलिंग क्या है, इनको पता ही नहीं हमास क्या है। लेकिन देखेंगे कहां से ये आ रही, और सड़कों पे जला रहे हैं झंडे अमेरिका के, कोई पूछ नहीं रहा। तो दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ अमेरिका इज नॉट सो ब्राइट, क्योंकि उसकी वजह यंग बच्चा जो है वो पढ़ना चाहता ही नहीं। वो कहता है वर्क। अब ऐसे की बात है, जो जेन जी है वो कहते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सिर्फ रात के वक्त, हम तो सिर्फ रात को काम करेंगे। इस वक्त इनको जवान कौन कर रहा है? इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जवान हो रहे हैं। एक कमरे में बैठ के माँ बच्चे से टेक्सटिंग कर रही है, बच्चा माँ को टेक्स्ट कर रहा है एक कमरे में बैठ के। इनको तो सोशल इंटरेक्शन भूल चुके हैं ये। इनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि शादियां किस तरह करनी, बच्चे किस तरह पैदा होंगे या हाउ विल लिव इट। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगले दिन एक मैं स्टोर पे गया हूँ चीमा साहब, वहां पे जो सेल्फ चेक है वहां पे लाइनें लगी थी, 7 कैशियर फारग खड़े। लोग कैशियर के पास जा ही नहीं रहे, क्योंकि उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है हाउ आर यू, व्हाट इज दिस, बात करनी पड़ती है। घबरा रहे हैं, जा ही लाइनें लगी अपनी सेल्फ चेक। सो दे इसमें चीमा साहब, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। दैट इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ थिंग। जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए, आपकी तरक्की हो जाती है। और इस वक्त भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो मोदी साहब ने दिया है, नेशनलिज्म। तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी का मतलब कि जलवा पूरे यूरोप में और अमेरिका में मच रहा है। मतलब कि अभी रिसेंटली मतलब कि भाई अभी मतलब कि परसों ही पीएम मोदी इटली पहुंचा था। इटली से भाई साहब मतलब कि इटली की वजह से ना भाई साहब अमेरिका में धुएं निकल रहे हैं भाई साहब, क्योंकि भाई इटली की जो क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है ना, वो मोदी की जैसी है भाई एक तरीके से देखा जाए तो भाई। क्योंकि भाई वो भी मतलब कि उनकी पार्टी जो थी ना, उनकी जो पार्टी थी वो भी भाई इतने सालों तक मतलब कि सत्ता में नहीं आई थी, बहुत टाइम तक। मतलब कि जैसे बीजेपी नहीं आई थी ना इतनी सत्ता में, इतने टाइम तक भाई 20-25 साल पहले तक। तो भाई वो मतलब कि वो भी सत्ता में नहीं आए थे, ठीक है भाई। तो वो भी मतलब कि जैसे कांग्रेस पार्टी यहाँ रूल करती रही तो वहाँ पे भी कोई और पार्टी रूल करती रही थी। लेकिन भाई साहब उनकी पार्टी जैसे मतलब कि आई है ना, तो भाई वो भी छा गई है, मतलब कि मोदी की तरह ही, ठीक है भाई। तो बहुत बारी वो मतलब कि लोगों को एड्रेस करते हुए भी बोल चुके हैं कि भाई मोदी मेलोनी, भाई साहब मोदी और मेलोनी को तुम कहते हो कि भाई साहब डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है, ठीक है। मतलब कि और क्या बोलते हैं, तुम मुझे कहते हो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट हो, और भाई साहब लोग हमें फिर वोट क्यों करते हैं? मतलब कि इतनी मतलब कि संख्या में इतने वोट लोग करते हैं भाई साहब, उनको थ्रेट नहीं दिखता। ये कहना था भाई जॉर्जिया मेलोनी का। एक बारी मतलब कि कुछ सालों पहले बोला था, इन्होंने बयान दिया था, ये एड्रेस किया था अपने लोगों को। तो मोदी और मेलोडी का मतलब कि उन्होंने मतलब कि बयान देते हुए बोला था। तो जो मेलोडी है ना भाई साहब, मोदी मेलोनी को मिला के बना है मेलोडी टॉफ़ी गिफ्ट करी पीएम मोदी ने भाई साहब इटली पहुंचने के बाद। और रोम में मतलब कि प्राचीन मतलब कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब। मतलब कि एक प्राचीन स्टेडियम टाइप है जो कि भाई साहब वहाँ पे फाइट वगैरह होती थी, ठीक है। वो भी मतलब कि 8 अजूबों में से एक है, वहाँ पे भी गए थे पीएम मोदी। और भाई साहब इटली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भाई साहब यूनेस्को साइट्स बहुत सारी हैं भाई साहब। उधर भाई घूमने लायक जगह है भाई इटली। ये बात तो है कि भाई बहुत अच्छी जगह है, मतलब कि बहुत घूमने
निर्णय लेकर रोम में घूम रहे थे क्या बोलते हैं इटली के प्राइम मिनिस्टर और पीएम नरेंद्र मोदी, मतलब कि वहाँ पे घूम रहे थे। और भाई साहब वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई हैं भाई साहब, सुरक्षा को लेकर भाई साहब बातें हुई हैं, ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात हुई है। और भाई साहब साझेदारी होंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, और व्यापार पे बात होगी भाई साहब, ठीक है। मतलब कि पिछले साल जो मतलब कि इटली के साथ में व्यापार हुआ था ना भारत का, वो हुआ था लगभग 16 मिलियन डॉलर, 16 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। अब उसको बढ़ाने के लिए मतलब कि आगे चल के बात होगी, ठीक है। सारे साइन कर दिए गए हैं उसमें, मतलब कि कम से कम लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर तक का बढ़ाने का बोला गया है उस बातचीत में, कि 25 से 30 बिलियन डॉलर आगे और बढ़ाया जाए इस ट्रेड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े इसलिए, ठीक है भाई साहब। और क्या बोलते हैं, वैसे भी यार वैश्विक संकट आ रखा है पूरी दुनिया पर, ऑयल क्राइसिस हो गया, पीक पर है ऑयल क्राइसिस। जैसे भाई कोरोना आया था एक टाइम पे भाई सब क्राइसिस हो गए थे पूरी दुनिया में, वैसे ही भाई ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया। क्योंकि भाई एनर्जी जो है ना, एनर्जी पूरी दुनिया में चाहिए, हर किसी देश को चाहिए होती है एनर्जी, ठीक है भाई साहब। एनर्जी के प्रोडक्ट्स होते हैं भाई साहब, ये क्रूड ऑयल है भाई साहब, ये एनर्जी का प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट है जिसमें से भी भाई साहब सब प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, एलपीजी, बहुत सारी गैसेस वगैरह, और जो भाई इसका वेस्ट होता है वो भी भाई ग्रीस वगैरह बनाई जाती है उससे भाई, ठीक है, जो कि टायर वायर में लगाई जाती है, ठीक है। तो भाई ग्रीस का भी बहुत सारी चीज़ होती है, उसको भी बेचा जाता है भाई साहब। सोचने की बात है कि भाई साहब एक क्रूड ऑयल जो है, इतने सारे प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं उसमें से भाई साहब, ठीक है। जब अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो भाई साहब पूरी दुनिया मतलब कि इतनी क्राइसिस में जाएगी। लेकिन भाई उससे पहले भाई साहब क्लीन एनर्जी पर सब कुछ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, हो जाएगा। क्योंकि भाई क्लीन एनर्जी पर भाई पूरी दुनिया अब मतलब कि देख रही है भाई साहब, पूरी दुनिया देख रही है क्लीन एनर्जी पर। क्लीन एनर्जी भाई साहब साफ़ एनर्जी है एकदम भाई साहब, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है भाई साहब, कोई पर्यावरण को भाई साहब दूषित नहीं करा जाएगा उससे भाई साहब, क्योंकि उससे पर्यावरण और साफ़ हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो, और भी ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई साहब उससे पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं भाई साहब, ईवीज़ कार चलेंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार चलेंगी, और उससे भाई साहब मतलब बैटरी से चलेंगी, वो इलेक्ट्रिक से चार्ज होंगी, और उसके बाद भाई साहब खूब चलेंगी, और उसके बाद भाई पूरी दुनिया में मतलब कि एक रेवोल्यूशन आ जाएगा भाई ईवीज़ का, ठीक है, क्लीन एनर्जी का। तो भाई उससे क्या होगा, क्रूड ऑयल की मांग ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब तक तो भाई मतलब अभी तो भाई 20-25 साल हैं कि भाई क्लीन एनर्जी पर अभी इतना तरीके से शिफ्ट नहीं होगा, 20-25 साल अभी और लगेंगे क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट होने के लिए। और लगभग 20-25 साल का ही क्रूड ऑयल बचा पड़ा है भाई साहब गल्फ नेशंस में, ठीक है। जो बड़े बड़े शेख बन गए हैं ना भाई साहब, मतलब कि इनकी इकनॉमी को क्या होगा उस टाइम पे अगर क्लीन एनर्जी पर पूरा का पूरी दुनिया शिफ्ट हो गई तो भाई। क्योंकि भाई फिर क्या करेंगे जो अरब के शेख्स हैं भाई साहब, जिनके रातों रात ही अमीर बन गए भाई साहब, मतलब कि तेल बेच बेच के कुएँ बन गए इनके भाई साहब, ठीक है। तो भाई इन्होंने तो भाई साहब खूब मतलब कि पैसा बनाया है भाई साहब, अरबों ने तो क्रूड ऑयल बेच के। लेकिन भाई अब ये ब्लैक गोल्ड है, जो ब्लैक गोल्ड बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएगा पूरी दुनिया से, ठीक है भाई साहब। अभी तो भाई साहब बहुत भरपूर मात्रा में है, क्योंकि भाई ईरान जो है, ईरान से मतलब इतना तेल, ईरान के बाद तो बहुत सारे रिजर्व है भाई साहब क्रूड ऑयल के। ईरान तो भाई बहुत निकालता है, और ईरान मतलब इतना निकाल रहा है भाई, ईरान तो बेच नहीं पा रहा, क्योंकि भाई साहब प्रतिबंध लगे पड़े हैं अमेरिका के। और भाई साहब वो जो तेल है ना, वो जो क्रूड ऑयल निकाल रहा है उसको भाई वो समुद्र में फेंक रहा है, वो बंदे समुद्र में फेंक रहे हैं भाई साहब। इतना तेल है ईरान के पास में, खबर छपी है उसमें बताया गया है कि भाई तेल इतना बढ़ गया है ईरान के अंदर, वो बेच नहीं पा रहा दूसरे देशों को भाई साहब। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा, तो वो क्या कर रहा है, वो सारा का सारा समुद्र में फेंक रहा है भाई साहब। समुद्र में फेंकने से भाई साहब कितना नुकसान हो रहा होगा भाई समुद्र में, पर्यावरण को भाई साहब कितना नुकसान हो रहा होगा भाई, नेचर को इतना ख़राब कर रहे हैं। अरे यार अमेरिका प्रतिबंध ही हटा ले यार, मतलब कि ये चीज़ करनी पड़ रही है ईरान को यार। सच में ये तो बहुत बुरी बात है कि भाई साहब मतलब कि वो समुद्र में फेंक रहे हैं, क्योंकि भाई ईरान को भाई बहुत सारा तेल निकालना पड़ता है। अगर वो तेल नहीं निकालेंगे तो उसमें सब उस कुएँ में पानी भर जाएगा, और भाई साहब वो तेल नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उनको तेल निकालना पड़ता है, रोज़ाना तेल निकालना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा बैरल्स में तेल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो भाई क्या बोलते हैं, टन्स का तेल निकालना पड़ता है उनको। वो तेल नहीं निकालेंगे तो उनकी इकनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, मतलब कि उनकी इकनॉमी तो डिपेंड इसी वजह से है ना, क्रूड ऑयल बेच रहे हैं, ठीक है भाई साहब। वरना तो भाई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना कुछ है नहीं ईरान में, क्योंकि भाई साहब कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, क्योंकि भाई साहब प्रतिबंध लगे पड़े हैं।
ठीक है, कोई ट्रैवल करता नहीं ईरान के अंदर, ठीक है। वैसे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं ये, ठीक है। और उसको इसी से चल रहा है, इनका फॉरेन रिजर्व्स भी कुछ नहीं है भाई, ईरान की इकोनॉमी भी कुछ नहीं है इस टाइम पे भाई। ईरान को भाई से निकलना पड़ेगा उस चीज़ से, जैसे पाकिस्तान में रजीम बनी पड़ी है ना मिलिट्री की, वैसे ही ईरान के अंदर भी रजीम बनी पड़ी है मिलिट्री की। लेकिन भाई साहब ईरान को सोचना पड़ेगा कि भाई हमें क्या करना है, पाकिस्तान की तरह भिखारी नेशन बन के रहना है जो कि भाई साहब मतलब कि भीख मांगता है अमेरिका से। तो भाई साहब इतना पैसा खाया इन्होंने कंटेनर में भर भर के भाई साहब। जब अफगानिस्तान की वॉर चल रही थी तो पाकिस्तान ने भाई साहब मुआवजा तैयार करके अमेरिका को दिया, और भाई साहब अमेरिका ने बदले में कंटेनर भर भर के डॉलर्स दिए हैं पाकिस्तान को, कंटेनरों में भर भर के पैसा आया है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा भाई साहब, उससे क्या करा कि दुबई में, ठीक है, टोरंटो में, लंदन, पेरिस, अमेरिका, यहाँ वहाँ अपने होटल्स बना लिए, ठीक है, प्रॉपर्टियाँ खरीद ली भाई साहब, और बाकी अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया, ये सब कर दिया, ये सब चीज़ों में उन्होंने लगा दिया। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने पैसा ये नहीं लगाया, क्योंकि मतलब कि ये पैसे दिए ही गए थे कि भाई साहब पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए एक तरीके से। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ने सारा पैसा खा लिया भाई साहब, और उसके बाद वह डकार भी नहीं मारी उन्होंने। और बाकी अभी भी वो पैसे ही मांग रहे हैं IMF से भाई साहब, नया बैलूट पैकेज, ये पैकेज, वो पैकेज वो लेते रहते हैं भाई साहब। ये सोचते नहीं कि अब पाकिस्तानी अवाम का क्या होगा। और वैसे ईरान में हो रहा है भाई साहब, ये भी सोचते नहीं कि ईरान की आवाम जो ईरान की जनता है वो क्या करेगी, क्या खाएगी। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।